एवरीवन, वेलकम टू एम रेलवे। आज हम जो है क्लास 7th है हमारी पॉलिटी की एसएससी जेई के लिए। ठीक है, आप अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें पॉलिटी एज आपके सब्जेक्ट में दिया गया है, आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आप ये क्लासेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि थंबनेल में दिया है स्टाफ सिलेक्शन जेई तो आप स्टाफ सिलेक्शन जेई के लिए ही पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक बच्चा अगर दो अलग अलग पेपर दे सकता है तो दो अलग अलग पेपर में एक समान क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जीके किसी के लिए भी चेंज नहीं होता। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इंडिया के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया का जीके नहीं पढ़ना है, आपको इंडिया का ही जीके पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप एक लेवल के एग्जाम दे रहे हो, डिप्लोमा लेवल के एग्जाम दे रहे हो इंडिया लेवल पे कहीं भी, तो आपको ये पॉलिटी काम आएगी। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे और हम आज प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशरी और प्रेस। प्रेस को डी फैक्टो क्यों कहा जाता है ये सब कुछ देखेंगे। देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? कोई आप प्लान करते हो फिर उसे एग्जीक्यूशन करने का काम आता है। ठीक है, तो उसी तरह से एग्जीक्यूशन से समझ लीजिए रूल करने का काम, सत्ता करने का काम यूनियन जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव करता है। और यूनियन लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाने का काम करता है, मेक्स द लॉ। ठीक है, तो वो लॉ के तहत यूनियन लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव वो लॉ के तहत जो है सत्ता करता है। और यूनियन जुडिशरी जो होती है वो उस लॉ के तहत जो है जुडिशरी का काम करती है। ठीक है, न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है उसी लॉ के तहत। ठीक है, याद रखिए उसी लॉ के तहत ये काम चलता है। और प्रेस जो है वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन ये कहीं भी लिखा नहीं गया है कि प्रेस जो है वो एक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, बिल्कुल नहीं। डी फैक्टो का मतलब होता है बोल बोलकर। बोल बोलकर मतलब क्या? देखिए, कोई भी क्लास में, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, क्लास में कोई एक बच्चा है जो इतना भी होशियार नहीं है, लेकिन टीचर उसे बोल बोलकर बता देते हैं कि ये होशियार है। जैसे हमारे क्लास का सीआर होता है कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीआर करके बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। ऐसे एज सच वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है, बस वो पढ़ाई में ठीक ठाक होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन सीआर होने के कारण हम उसे जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। तो ये बोल बोलकर उसकी प्रशंसा कर 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 हम उसे एक मुकाम पर पहुंचा देते हैं, जिस मुकाम पर बैठ के वो आपके सिर पे चढ़ने लगता है। जैसे कि प्रेस आपके मुंह में माइक घुसा देगी और बोलेगी आपको कैसा लग रहा है, तो ये क्या कहती है प्रेस अपने आप को? हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है, डी फैक्टो है। ठीक है, किसी को क्लास में ऐसे कहा जाता है बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, लेकिन वो बच्चा या फिर कहे वो स्टूडेंट इतना भी बदमाश नहीं होता, लेकिन उसे बोल बोलकर इतना बदमाश कहा जाता है कि हर दूसरा लड़का उसे बदमाश कहता है। समझ में आ गया? डी फैक्टो। किसी को बहुत ज़्यादा फेकू कहा जाता है, एक्चुअली में वो फेकू नहीं होता। या फिर किसी को पप्पू कहा जाता है, वो पप्पू नहीं होता है। समझ रहे हैं किधर है इशारा? तो वो उसे बोल बोल कर कह दिया जाता है। मतलब इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट होती है कि प्रेस 4th पिलर है डेमोक्रेसी की, 4th पिलर है डेमोक्रेसी की, लेकिन इस तरह से कहीं भी लिखा नहीं गया है। और एक बात, नेशनल गेम जो हमारा हॉकी कहा जाता है वो कहीं भी नहीं लिखा गया है कि हमारा नेशनल गेम हॉकी है। ठीक है, कहीं भी नहीं। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने ओलंपिक में एक के बाद एक जो गोल्ड मेडल जीते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पे हॉकी इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि हर एक के ज़बान पर आ चुका था नेशनल गेम जो है हमारा हॉकी है। इसलिए अभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है नेशनल गेम क्या है, अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा, जो कि नहीं होगा, क्योंकि आप जो एग्जामिनर जो लिखता है ना, या फिर क्या है, एग्जामिनर कितने क्वेश्चन डालता है, एग्जामिनर वही पढ़ के जाता है जो आप पढ़ चुके हो या फिर आप पढ़ रहे हो। तो नन ऑफ द अबव आएगा यूपीएससी के एग्जाम में, लेकिन यूपीएससी इतने छोटे इतने चिल्लर क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। लेकिन अगर सपोज आ ही गया नन ऑफ द अबव, तो आपको नन ऑफ द अबव टिक करना है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर उस क्वेश्चन में उन्होंने आंसर हॉकी दिया होगा, क्योंकि वो डी फैक्टो है, कहीं भी लिखा गया नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया है कि प्रेस एक 4th पिलर है डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो 4 पिलर समझ में आ गए। अब देखते हैं प्रेसिडेंट। हमने जो है अभी तक आर्टिकल 51A तक देख लिया था। आर्टिकल 51 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है? यूएसएसआर से। यूएसएसआर क्या है? यूनियन सोवियत संघ है। ठीक है, यूएसएसआर से ली गई है।
और अब हम 51 ए तक देख लिया। अब 52 आर्टिकल देखते हैं। 52 आर्टिकल के तहत होता है कि हर स्टेट का मतलब, हर स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री आती है, तो हमारे कंट्री का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, हमारे कंट्री का एक राजा होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है उसे, हेड ऑफ द कंट्री कहा जाता है। पहला मेंबर या फिर कहे तो पहला व्यक्ति हमारे कंट्री का कौन है, तो हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है, हमारा राष्ट्रपति है। वो अंडर आर्टिकल 52 के अंडर आता है, ठीक है, आर्टिकल 52 याद रखिए। आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा आर्टिकल पूछेगा, ये बहुत ही मतलब एक घास के क्या कहते हैं, बोरे में सुई ढूंढने जैसा है, क्योंकि एग्जामिनर के दिल में जो भी आ जाए वो पूछ लेगा। तो एक बार आप क्या कर लो ना, कोई पॉलिटी की किताब सिर्फ ब्रश अप कर लो, क्योंकि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी पॉलिटी की कौन सी भी किताब लेके पढ़ लोगे, NCERT की 11th स्टैंडर्ड की भी किताब पूरी पढ़ लोगे पॉलिटी की, तो आपको याद आ जाएगा कि इसके बीच में, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं, ठीक है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 ए के बीच में आती है या फिर 51 ए में आती है। इस तरह से आप अंदाज लगा कर भी जो है जो चार ऑप्शन है उसमें से 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे, 50-50% में आप राइट करके आ सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 52 के तहत क्या आता है, हमारा प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है, लायन विदाउट टिथ, ठीक है, बिना दांतों का शेर या फिर अंधा राजा कह सकते हैं आप। इनकी सिर्फ साइन चलती है, प्रेसिडेंट की हर जगह साइन चलती है, कहीं भी जाओ आप साइन जो होगी प्रेसिडेंट की होगी। किसी को क्या कहते हैं उसे, किसी को अपॉइंट करना है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, पता है आपको। जो कोई IAS कलेक्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे अपॉइंटमेंट लेते हैं। जो कोई अम्बेसडर होता है, जो बाहर देश में जो रहते हैं हमारे इंडियन अम्बेसडर, वो प्रेसिडेंट के नाम पे जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट के नाम पे ही अपॉइंट होते हैं, लेकिन काम जो होता है, जो असली काम करने का काम होता है वो प्रधान करता है। अंधा राजा है हमारा प्रधान, जो है प्रधानमंत्री, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके हाथ में असली ताकत है। इसीलिए जो है हमारे प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या फिर नॉमिनल हेड कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। आर्टिकल 53 का क्या कहना है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो आर्म फोर्स का कमांडर है। जितने भी हमारे 3 फोर्सेस है, जैसे आर्मी, हमारी नेवी और एयरफोर्स, इनका सबका कमांडर, इनका सबका हेड जो है हमारा प्रेसिडेंट है। ये याद रखिए, आर्टिकल 53 के तहत आता है। इसी के नाम पे सारे बिल फाड़े जाते हैं, प्रेसिडेंट की ही साइन होती है और सारे बिल फाड़े जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम से ही। अगर कोई वॉर करना है तो प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी लानी हो तो प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, ठीक है। उरी में जो वॉर हुआ था सबसे पहले प्रेसिडेंट की साइन होती है, फिर बाद में जो है उरी का जो वॉर हुआ था वो हुआ, मतलब वॉर यानी हमला हुआ था, लेकिन बात किसकी हुई, किसने ये इतना बड़ा फैसला लिया, ये किसने कहा, प्राइम मिनिस्टर। तो समझ में आ गया, सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बेचारे साइन करने के लिए बैठा है, ठीक है। आर्टिकल 55 क्या कहता है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मैं वोट देने जा रहा हूँ या फिर मैं राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वोट देने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसके मेथड को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया स्टाफ सिलेक्शन जेईई में, इसके मेथड को जो PRS या फिर STV कहा जाता है। PRS और STV क्या होता है, PRS का मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। क्या मतलब है, देखिए आपके पूरे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव आपका CR होता है, ठीक है। जैसे 70 लोगों की क्लास होगी, फिर भी उस क्लास से बस CR को बुलाया जाएगा अगर कोई प्रोग्राम है या फिर कोई मीटिंग है, ठीक है। तो वो एक बंदा पूरे के पूरे 70 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं वो एक लोग प्रोपोर्शनैलिटी में हजार लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और वोट करते हैं। आपने कभी भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा होगा तो वहाँ पे लाखों में एक बंदा लाखों का वोटों का रिप्रेजेंटेशन करता है। आपने देखा होगा या फिर आपने कभी पढ़ा भी होगा, तो ये एक प्रोपोर्शनैलिटी में चलता है, ठीक है। एक बंदा 1 लाख लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी में दिखा रहा है। जिस तरह से हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी, एक बंदा 10 लाख लोगों को हेड होता था या फिर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। उसी तरह से प्रोपोर्शनल जो सिस्टम है जो है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चलती है। सिंगल ट्रांसफरेबल जो होता है वोट होता है, एक ही आदमी सबके जो वोट होते हैं हमारे वो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इस तरह से। और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये याद रखिए।
आर्टिकल 56 के तहत जो होता है टेन्योर ऑफ जो है प्रेसिडेंट कहा जाता है। टेन्योर कितना होता है प्रेसिडेंट का? 5 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। जिस दिन वो ऑफिस संभाल लेते हैं उससे 5 साल तक का, ठीक है। जीत कर आए और ऑफिस में उन्होंने अपॉइंटमेंट ही नहीं ली तो वो नहीं कंसिडर किया जाता। जिस दिन बंदे ने पैर रख दिया जो ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफिस में, उस दिन से जो है 5 साल तक पकड़ा जाता है उनका टेन्योर। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर प्रेसिडेंट नियुक्त होने में ही टाइम लग जाए तो वो 5 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ये भी याद रखिए, ठीक है। और एक बात, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे देते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे देते हैं रेजिग्नेशन लेटर। सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट चले गए कहीं छुट्टियां मनाने, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए फिर क्या करते हैं प्रेसिडेंट जाके सीजीआई को, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। सपोज सीजीआई भी नहीं है, वैकेंट है उनकी सीट, वो जीत कर ही नहीं आया या फिर उनका इलेक्शन ही नहीं हुआ या फिर उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई, तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सीजीआई कौन बनता है? जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है वही बनता है। तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्हें रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट दे देते हैं। इसी तरह से याद रखिए, अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है, प्रेसिडेंट या फिर कहे तो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है, किसी ना प्रॉब्लम के तहत प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी ले ली, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे। सपोज वाइस प्रेसिडेंट का भी दिमाग हिल गया और उन्होंने कहा कि मैं दो ऑफिस क्यों संभालूं, मैं नहीं संभालता, मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट चलेगा तो सीजीआई को एज अ प्रेसिडेंट काम करना पड़ेगा। किसको? चीफ जस्टिस को एज अ प्रेसिडेंट काम करना पड़ेगा। भाई साहब सीजीआई भी कभी दिमाग घूम गया, वो बोले मैं भी नहीं करूँगा 3 काम, अब मैं जा रहा हूँ, तो वो चले गए, तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मतलब अगर प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो सीजीआई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो हायर जो सुपीरियर जज होते हैं वो, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, शपथ विधि, तो शपथ कौन दिलाता है? तो सीजीआई दिलाते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं प्रेसिडेंट को ओथ, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। मतलब एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है कि भाई तू मुझे शपथ दिला, मैं तुझे शपथ दिलाऊंगा, भले हम झूठ बोले, है ना। इस तरह से याद रखिए। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 58 के तहत क्वालिफिकेशन दी गई है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो पहली क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो एकदम नॉर्मल क्वालिफिकेशन लगती है आपको, लेकिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर ये जो क्वालिफिकेशन है पहले ही लिखा नहीं गया होता तो कोई भी अमेरिका का इंसान आके हमारा प्रेसिडेंट बन जाता, ठीक है। कुछ भी चलता है, अगर विजय माल्या राज्यसभा का मेंबर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है इंडिया में। तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसकी मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रेसिडेंट की जो एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनते समय कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, इसका कोई एज सच डेफिनेशन नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कुछ इस तरह से माना जाता है कि अगर आप प्रेसिडेंट बन जाओ, हाँ, तो किसी भी जगह आप अगर हेड हो, किसी कंपनी में हेड हो, किसी कंपनी में एमडी हो या सीईओ हो, तो वहाँ से आपको वो पदभार छोड़ना पड़ेगा, या फिर किसी पार्टी के हेड हो तो वहाँ से भी आपको पदभार छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है जब जीत कर आता है ना, तो वो जो है किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो वो पार्टी छोड़ देता है, ठीक है। वो पार्टी छोड़ देता है क्योंकि बायस हो जाता है अगर वो उस पार्टी में रहता, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। लेकिन और प्रेसिडेंट की सैलरी जो होती है वो 5 लाख होती है, ठीक है, 5 लाख होती है। और देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टेन्योर। क्या मतलब है इसका? कि एक इंसान कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, एक इंसान कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। कल की क्लास में हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे, प्रेसिडेंट को किस तरह से निकाला जाता है देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।